Good morning, dear students. Today we'll take the next unit, that is Unit 3, Laws of Motion, and its first chapter is Force. तो बेटे फोर्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है. बेसिकली फोर्स है क्या? फोर्स बेटे एक देखो, जब भी हम किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, जब किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हैं या किसी चीज़ को खींच रहे हैं, ठीक है, और वो चीज़ जो है अपनी जगह से थोड़ा सा हिलती है या हिलने की कोशिश करती है, तो हम कहते हैं कि वो क्या फोर्स है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है ना बेटे, इसको अगर आपने यहाँ से फोर्स लगाई इस पर और ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया यहाँ पे होगी, ठीक है, इट रीच एट दिस प्लेस, ओके. और इसको अगर आपने ऐसे करके खींचा, पुल किया, और ये कहाँ पहुँच गए बेटे, इन दिस, यहाँ पे इस पोजीशन पर पहुँच गए. ठीक है बेटे, तो हम बोलते हैं कि ये क्या लग गई, फोर्स हो गई. लेकिन इसके बावजूद अगर ये बहुत भारी चीज़ है और ये अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होती है, लेकिन आपने तो जोर लगाया बेटे, बल लगाया हुआ है, तब भी ये क्या है, दैट इज आल्सो ए फोर्स. तो इसकी डिफाइन कैसे करेंगे बेटे? इट इज़ ए पुश, या तो एक पुश है और या तो एक पुल है, पुल खींचाव, विच आइदर चेंजेस, कि या तो वो चेंज कर देता है और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन. जरूरी नहीं बेटे, इसमें एक और बात है कि जरूरी नहीं कि अगर ये चली हुई है वो तो भी होगा. अच्छा बेटे, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि चीज़ अगर रुकी हुई है तभी फोर्स लगती है. फॉर एग्जांपल जैसे आप गाड़ी चलाते हैं बेटे, तो उसमें ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक भी तो एक फोर्स है ना बेटे. तो इसीलिए इसमें बोला हुआ कि एक ऐसा, इट इज़ ए पुश या पुल है जो या तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करता है या ऐसा करने की कोशिश करता है, और वो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है. ठीक है, इसलिए बोला ना, ए फोर्स is a push or pull that either changes the state of rest or of motion of a body or tends to do so, या ऐसा करने की कोशिश करता है. ठीक है बेटे. अच्छा, नेक्स्ट है बेटे इसमें इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है बेटे? इनर्शिया वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझ में आनी चाहिए. इनर्शिया होती है जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, आपकी यहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ नीचे, ठीक है बेटे, आप देख रहे हैं कि वो पत्थर जो वो वहाँ का वहीं रहता है, कभी भी वो हिलता नहीं है. वो क्यों नहीं हिलता है? क्योंकि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है बेटे. ठीक है, तो इनर्शिया क्या हुआ? इनएबिलिटी. इनएबिलिटी होता है अयोग्यता, असमर्थता. तो इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड, कि बाहरी फोर्स अगर नहीं लगा रहे हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसको हम कहते हैं इनर्शिया. ठीक है बेटे, तो इसकी बड़ी अच्छी एप्लीकेशंस भी हैं. एप्लीकेशंस ऑफ इनर्शिया, तो एप्लीकेशंस ऑफ इनर्शिया क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल बेटे, बहुत ही जैसे कई बार आप जैसे माना बस चली हुई है, ठीक है बेटे, बस चली हुई और एकदम से ब्रेक लगाता है कोई, या आप कार किसी भी व्हीकल में बैठे हैं, तो कोई एकदम ड्राइवर अगर ब्रेक लगाता, आप क्या होते हैं बेटे? आप आगे की तरफ गिरते हैं. ठीक है बेटे, आगे की तरफ क्यों गिरते हैं? क्योंकि इनर्शिया के कारण, क्योंकि आपकी बॉडी जो वो बस के मोशन के कारण वो मोशन में ही रहना चाहती है, लेकिन एकदम अप्लाई होती है ब्रेक, तो आपका अपर पोर्शन जो वो अब आगे की तरफ जाता है और लोअर पोर्शन जो कि बस की सीट के साथ है वो वहीं पर रहता है. ठीक है, तो दिस इज़ ड्यू टू इनर्शिया. या आपने देखा होगा दूसरा एग्जांपल कराया है कि हॉर्स राइडर, वही बात आ गई कि हॉर्स राइडर पुल्ड बैकवर्ड. जब हॉर्स एकदम चलता है तो वो पीछे की तरफ वो उसको धक्का लगता है हॉर्स राइडर को. वो क्यों? क्योंकि पहले जो वो हॉर्स रुका हुआ था, तो वो क्या है, जब रुका हुआ है तो उसकी जो बॉडी है वो रुकी रहना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो हॉर्स एकदम चलता है तो उसका लोअर पोर्शन हॉर्स के साथ आगे मूव कर जाता है, लेकिन अपर पोर्शन जो वो क्या होता है, वो पीछे की तरफ वो स्टेशनरी रहना चाहता है. तो ये बेटे होते हैं ऐसे ऐसे ड्यू टू द इनर्शिया. आगे और है मूविंग कार, अभी मैंने आपको बता दिया. तो ये और देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स, आपने इसको देख लेने इनर्शिया के. अच्छा, अब हो गए इसके बेटे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटे, बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो भी हमने इनर्शिया पढ़ा वही क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है बेटे. ठीक है, इसमें क्या बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया गया था कि इट स्टेट्स दैट ए ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस कंपेल्ड बाय द, कंपेल्ड है बेटे यहाँ पर है ना, कंपेल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता है, कब तक? जब तक उसका बाहरी कोई फोर्स नहीं लग रही है बेटे. ठीक है,
फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, जैसे यहाँ पर मैंने कॉपी रखी है, जब मैं इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो हिल रही है, फोर्स नहीं लगा रहा हूँ तो नहीं हिल रही है। ये क्यों नहीं हिल रही है? ड्यू टू द इनर्शिया, और इसी को ही हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इसके अलावा बेटे एक और है, जैसे माना स्पेस की बात करें, आपको पता होगा स्पेस में कोई भी चीज़ अगर हम छोड़ दें, ऐसे मूवमेंट वेलोसिटी दी है, तो वो चीज़ उसी वेलोसिटी से मूव करती रहती है जब तक उसको रोका ना जाए। इसी तरह बेटे जो हमारा एक बॉल है, बॉल को अगर किक मारते हैं तो क्या है, वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है। बेसिकली वो रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन वो क्यों रुकी? क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगी है। और वो कौन सी एक्सटर्नल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है बेटे, फ्रिक्शनल फोर्स। और दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी? ग्रेविटेशन। दो फोर्सेस इसमें लगी हैं, तभी वो क्या है, वो रुक जाती है, अदरवाइज वो कभी भी नहीं रुकेगी। ठीक है बेटे, तो ये है बेटे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, सेकंड लॉ ये आपने देख लेना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि इसमें क्या था, इट स्टेट्स दैट एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज, कि कोई भी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर जो लगती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी। ये बेटे आपने ध्यान रखना। पी यहाँ पर नई चीज़ आई है, हालांकि हमने उसमें डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ा होगा शायद। पी क्या होता है मैं अभी बताता हूँ आपको। पी बेसिकली होता है लीनियर मोमेंटम। क्या होता है बेटे? दिस इज लीनियर मोमेंटम। ठीक है बेटे, लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम होता क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। वेरी इजी। तो लीनियर मोमेंटम अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, तो आप बोल देंगे लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बेटे ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्या होता है ये? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का क्या है बेटे? ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बीच में क्योंकि यहाँ पे आ गया है। और आपको पता ही है इसके यूनिट्स वगैरह क्या होंगे, क्योंकि मास के यूनिट क्या होते हैं बेटे? किलोग्राम, और वेलोसिटी के होते हैं मीटर पर सेकंड, और यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम आर किलोग्राम मीटर पर सेकंड इन एसआई। ठीक है, और सीजीएस में क्या होंगे? किलोग्राम क्यों हो जाएंगे? ग्राम, मीटर के सेंटीमीटर और सेकंड इन मास। ये क्या होंगे? सीजीएस में। ठीक है बेटे, तो ये बेटे कई बार आ जाता है कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, तो आपने वेरी इजीली बता सकते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इट्स यूनिट्स आर किलोग्राम मीटर पर सेकंड इन एसआई एंड ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इन सीजीएस। ठीक है बच्चों। अच्छा बेटे, सेकंड लॉ पढ़ रहे थे हम, तो क्या बोला इसने कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, या चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बेटे इन दिस वे। ठीक है बच्चों, तो आगे कैसे करेंगे इसको कि F इज इक्वल टू, जब भी हमारा कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है तो यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। इसको हमने K ले लिया और यहाँ पर डी पी अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, इन दिस वे। वेक्टर क्वांटिटी है ये। अब आपको पता है बेटे, मैंने अभी कहा कि P होता क्या? लीनियर मोमेंटम, और d अपॉन डी टी, और P की वैल्यू पुट कर देंगे mv। ठीक है बेटे, mv आ गया। अब यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू k। अब आपको पता है कि m तो कांस्टेंट क्वांटिटी, इसकी डिफरेंशिएशन नहीं होगी, तो dv अपॉन dt आ गया। ठीक है बच्चों, अब बेटे dv अपॉन dt क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्या चीज़ होती है बेटे? दिस इज k m इंटू ए। ये बेटे a होता है एक्सेलरेशन और ये होता है dv अपॉन dt। ठीक है, तो इन एसआई यूनिट्स k को हम 1 पुट कर देते हैं और f की वैल्यू जो होती है हमारी m इंटू ए। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत पॉपुलर रिलेशन है बेटे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब बेटे हमारे यहाँ इसमें कि यूनिट्स ऑफ फोर्स की, फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं वो देखेंगे। अभी हमारे पास क्या रिलेशन आया? F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है बच्चों, अब इन एस आई में देखेंगे इसके यूनिट्स क्या होंगे एस आई सिस्टम में। ठीक है बेटे, फोर्स के यूनिट F इज इक्वल टू क्या होंगे? मास के यूनिट होते हैं किलोग्राम, और एक्सेलरेशन के क्या होते हैं? अभी मैंने बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे आता है? dv अपॉन dt से। ठीक है बेटे, तो ये आ गया किलोग्राम। और सीजीएस में क्या होंगे बेटे? F इज इक्वल टू मास के क्या होंगे सीजीएस में यूनिट्स? ग्राम,
और एक्सेलरेशन के सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो ये हमारे बेटे CGS यूनिट्स आ गई। अब इसके बेटे तो डिराइव्ड यूनिट है, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अब फोर्स के अपने यूनिट भी होते हैं जिसके बोलते हैं हम एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स, एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। ठीक है बेटे, ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं एफ की यूनिट होते हैं बेटे, इसको बोलते हैं 1 न्यूटन। न्यूटन ये आपने सुना होगा बेटे। ठीक है, तो न्यूटन इज द, उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है बेटे, और न्यूटन को वही बात डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि भाई कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ 1 न्यूटन, तो आप कैसे लिखेंगे। आपको पता है कि ऐसा यूनिट है, तो यहाँ पर वही बात किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ 1 न्यूटन, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज ए फोर्स विच विल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। ठीक है बेटे, अब CGS यूनिट क्या होते हैं, इसको एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ न्यूट फोर्स इन CGS दे आर डाइन, DYNE, डाइन। आपसे पूछा जाए क्या होता है 1 डाइन, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर CGS लिख देंगे ग्राम, और इसमें सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो ये हो गया। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1 डाइन, यह फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन इफ ए force of 1 dyne produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 ग्राम। ठीक है बेटे, तो इसको हम ऐसे हम CGS में इसको डिफाइन करेंगे, तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। अच्छा, एक और आती है बेटे ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ढंग से देख लेनी है आपने। ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, कि फोर्स के ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या होते हैं, तो याद रखना बेटे, इसमें भी SI यूनिट्स होंगे और CGS होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि फोर्स बेटे एक वेरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो याद रखना बेटे 1 किलोग्राम फोर्स बोलते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं, 1 किलोग्राम फोर्स इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, और ये किसके बराबर होगी, 9.8 न्यूटन। ठीक है बच्चों, ये याद रखना आपने। और CGS में क्या होगा बेटे, ये 1 ग्राम फोर्स ये होगा। अब आपको पता है 980 डाइन। ठीक है बेटे, 980 डाइन। ठीक है बच्चों, ये इन दिस, तो ये आपको ये लर्न करने हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी मच ईजी। अच्छा, इसके बाद है आपका, वो अपने पहले से पढ़े बेसिकली, पर इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्या था बेटे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बताइए आपको। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ मारूंगा इन दिस वे, तो हमें क्या है, एक नीचे की टेबल क्या है, हमें एक रिएक्टिंग फोर्स दे रहा है, और वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती है बेटे। ठीक है, तो यही बोला था कि कभी भी जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है बेटे, ठीक है, दिस इज ए टेबल, यहाँ पर एक आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया बेटे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट रखा है, इसका वेट इन डाउनवर्ड है, वेट मीन्स अगर ये फोर्स F नीचे की तरफ अप्लाई कर रहा है, तो टेबल से क्या मिल रहा है, मेकिंग रिएक्शन ऐसे करके R, और वो कौन है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है बेटे, तो यही बोला था न्यूटन थर्ड लॉ ने कि अगर हम कोई भी फोर्स लगाते हैं तो हमें इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन मिलता है, इक्वल एंड ऑपोजिट। इसलिए इसको हम लिखते कैसे हैं, F इजिकल टू माइनस R। ठीक है बेटे, F इजिकल टू माइनस R। तो आई थिंक इट वेरी मच ईजी, तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है बेटे, ये तो हो गया हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इसके बाद है बेटे हमारा, अभी हमने लीनियर मोमेंटम तो पढ़ ली, लेकिन इसके बाद हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको P से डिनोट करते हैं बेटे लीनियर। और लीनियर मोमेंटम होता क्या है बेटे, P इजिकल टू mc, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इट्स यूनिट्स आर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या कहा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, कि अगर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मोमेंटम क्या हो जाती है बेटे, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि मोमेंटम जो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, कभी भी चेंज नहीं करती है। ठीक है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है बच्चों,
क्या होता था, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ठीक है बेटे, तो अभी हमने कहा था कि है क्या वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हमारे पास क्या है था, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बोला था कि आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि फोर्स जीरो है, कि अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लगाई है तो क्या होगा बेटे, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। ये क्यों आया, क्योंकि ये जीरो है। अब आपको मैंने बताया था कि उस क्वांटिटी की डिफरेंशिएशन जीरो होती है जो कांस्टेंट होती है, तो इट मीन्स इससे क्या पता लगा कि P इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, P कांस्टेंट मीन्स मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बेटे, तो ये है बेटे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसके बेटे एग्जांपल आ जाते हैं, कई बार इसका एप्लीकेशंस आती हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसका बेटे बड़ा एक एग्जांपल होता है, जैसे आपने सुना होगा रिकॉइल ऑफ ए गन। रिकॉइल क्या होता है बेटे, जैसे आपने देखा होगा कि जब एक सोल्जर्स जो हैं, जब यहाँ पे अगर आपके पास दिस इज ए गन, ऐसे गन है कोई यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे वो यहाँ पर दिस इज वेलोसिटी, तो क्या होता है रिकॉइल, सुना होगा आपने कि जो गन है वो पीछे की तरफ धक्का लगाती है जब उससे बुलेट फायर किया जाता है। ठीक है बेटे, वो पीछे की तरफ धक्का लगाती है, वो क्यों होता है वो हम देखेंगे इसमें। अब ये सपोज करो बुलेट है बेटे, दिस इज बुलेट, और ये क्या है, दिस इज गन। ठीक है, ये गन है बेटे, ठीक है, ये गन है। अब क्या होगा, सपोज इसका मास कैपिटल एम है और इसका छोटा सा होता है, इसका हमने मास स्मॉल एम मान लिया। ठीक है बेटे, तो अभी हमें पता कि जो नेट मोमेंटम होगी, टोटल मोमेंटम पी ऑफ गन, पी ऑफ गन मीन्स मोमेंटम ऑफ द गन प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट, क्या होनी चाहिए, ये जीरो होनी चाहिए। ये क्यों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इन टोटल नेट मोमेंटम जो वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटे नेट चेंज इन मोमेंटम जीरो होनी चाहिए, तो पी गन मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है बेटे, तो बेटे इसमें देखेंगे मास ऑफ द गन एंड वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट शुड बी इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम जो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए, सॉरी जीरो होना चाहिए, और जो हमारी इसलिए हो इट शुड बी इक्वल टू इन दिस वे। अब क्या होगा, यहाँ से मास इंटू वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू माइनस एम वी। ठीक है बेटे, तो यहाँ से क्या गया हमारा, वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस एम वी अपॉन कैपिटल एम। ये बेटे अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, रिकॉइल ऑफ द गन। रिकॉइल ऑफ द गन मीन्स गन जो वो पीछे की तरफ आ रही है इसलिए, और बुलेट आगे तरफ जा रहा है, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये जो बुलेट है गन है वो पीछे की तरफ आ रही है। तो ये बेटे वेरी इजी है, तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। बाकी इसकी एप्लीकेशन भी हैं, वो आप बुक से भी देख सकते हैं, या काफ़ी ये जो है वो काफ़ी है ना बेटे। तो इसके बाद हमारे पास आती है कनकरेंट फोर्सेस का एक छोटा सा टॉपिक है, कनकरेंट फोर्सेस। ठीक है बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, कनकरेंट फोर्सेस क्या है बेटे, कि ऐसी फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट पर लग रही, फॉर एग्जांपल दिस, और ये ऐसे मान नहीं, तीन फोर्सेस है, किसी भी यहाँ भी जा सकती है। तो मीन्स अभी यहीं से क्लियर हो रहा है बेटे, ये माना F1 है, ये F2 है और ये F3 है। ठीक है बेटे, तो कनकरेंट फोर्सेस आर द फोर्सेस विच आर एक्टिंग एट ए सेम पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर जो एक्ट कर रही हैं उनको कहते हैं हम कनकरेंट फोर्सेस। ठीक है बेटे, अच्छा बेटे अगला है इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्वल मतलब, इट मीन्स जब हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, ये वाली एक दिस वे, एक ये है और एक ये है। ठीक है बेटे, ये F1 है, ये F3 है और ये F2 है। ठीक है, ये तीन फोर्सेस है बेटे, ऐसे लग रही है, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ठीक है,
अब इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस क्या होता है? व्हेन द सम ऑफ द concurrent forces is equal to 0, then it is called equilibrium of concurrent forces. ठीक है बेटे, तो इसको करेंगे कैसे? इन दिस वे, ये बेटे, ठीक है बेटे, ओके। अच्छा, इससे आपने क्या बनाया? एक पैरेललोग्राम बना लिया। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट है दैट इज गिवन बाय, इसका अगर ओ पॉइंट है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज, इसको आपने डी माना हुआ है, और ये एक है ओ सी। मीन्स आपके पास तीन फोर्सेस कौन सी हैं? ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। ठीक है बेटे, तो अब पहले हम इसको ही लेंगे बेटे, हम लेंगे इन पैरेललोग्राम, कौन सा? ओ ए बी डी, डी रखा उसके बेटे, ओ ए बी डी, पैरेललोग्राम ओ ए बी डी। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा हुआ बेटे हमने, ठीक है बेटे। तो उसमें क्या बोला था? अच्छा, इस डायरेक्शन में फोर्स, तो उसमें क्या बोला था कि हमारे जो दो वेक्टर्स हैं, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर, तो उन दो वेक्टर्स का जो डायगोनल होता है वो क्या देता है हमें? पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, दैट गिव्स द रिजल्टेंट। बोलने का मतलब ये है कि ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, ऐसे था बेटे। रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड व्हाट इज ओ डी? ओ डी क्या चीज़ है बेटे यहाँ पर? दिस इज द रिजल्टेंट। और ओ ए क्या है बेटे? दिस इज F1 प्लस ओ बी क्या है? दिस इज F2, ठीक है बेटे। और यहाँ पर आ गया ओ डी वैक्टर, ठीक है बच्चों। अब हमने रिजल्टेंट, अगर इसका जीरो कब आएगा? जब ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। इफ ओ डी इज इक्वल टू माइनस ओ सी, माइनस क्यों? क्योंकि जी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ओ डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओ सी, देन ओ डी की जगह पे लिख दिया हमने माइनस ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू F1 प्लस F2 वैक्टर, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर ओ सी क्या था बेटे? माइनस F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आ गया कि F1 प्लस F2 प्लस F3 वैक्टर्स इज इक्वल टू 0। तो ये होता है बेटे। तो कैसे लिखेंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस व्हेन द वेक्टर सम ऑफ द थ्री फोर्सेस इक्वल टू 0, then they are called as the concurrent forces or equilibrium of concurrent forces. So I think it is very easy. तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा एक इम्पल्स। वेरी इसकी प्रूफ वगैरह नहीं करेंगे, अपने इतना ध्यान रखना कि इम्पल्स है क्या। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है। ये इम्पल्स बेटे, इसको अगर आप देखें अपनी भाषा में बोलते हैं, इम्पल्स होती है टक्कर। जैसे यहाँ पर कोई एक टक्कर, कितनी देर के लिए टक्कर लग रही है? जैसे आप किसी क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल जब कैच करते हैं बेटे, तो क्या होता है? आपके हाथों में लगती है। अगर आप उसको टाइम को बढ़ाएंगे नहीं, अगर टाइम बढ़ा देते हैं तो हमें वहाँ पर नहीं लगती है। और दिस इज आई इज इक्वल टू एफ टी, ये होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। और यूनिट्स क्या होंगे बेटे? यूनिट्स निकालने आने चाहिए बेटे, क्योंकि फिजिक्स में आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो फोर्स की यूनिट क्या होते हैं बेटे? न्यूटन, और इसके सेकेंड, ठीक है बेटे। तो द यूनिट्स ऑफ फोर्स इम्पल्स इज, क्या बोलते हैं इसको? दिस इज द न्यूटन सेकेंड, ठीक है बेटे। और इसका एक और भी है, इसको डायरेक्टली लिखेंगे, इम्पल्स इज आल्सो इक्वल टू, याद रखना है अपने, P2 माइनस P1, ज़्यादा नहीं इतना, ये दो चीज़ें याद रखनी होंगी। मीन्स इम्पल्स इज आल्सो डिफाइंड एज द सबट्रैक्शन या द डिफरेंस ऑफ या चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम जो होगी दैट इज आल्सो इक्वल टू इम्पल्स। ये दो इसके बेटे आपने ध्यान रखने। और इसके ध्यान रखो बेटे, इसकी एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा, एप्लीकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी बेटे, ठीक है। इसका बेटे ध्यान रखना, जैसे फर्स्ट ही आपको, जैसे मैंने अभी डिस्कस भी किया था कि जब एक हम बॉल कैच करते हैं, आपने देखा होगा बेटे, क्रिकेट कई बार खेल लिए, तो जब हम बॉल को कैच करते हैं तो क्या होता है बेटे? अगर हम एकदम उसको ऐसे ऐसे करके पकड़ें, हिलाएं नहीं यार, ऐसे जैसे अगर आपके पास में बॉल आया आप उसको नीचे ले जाएं, तब आपको यू आर नॉट हर्ट, यू डू नॉट गेट हर्ट। बट आप एकदम उसको कैच कर लें, हाथ को हिलाएंगे नहीं, तो आपकी जो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो इसका कैसे हुआ ये, क्यों? इसको फिजिक्स की टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसमें ये बोला हुआ है बेटे कि जैसे हम लोअर करते हैं, हम फैन
cricketer lowers his hands, ठीक है। जब क्रिकेटर अपने हाथ, जैसे यहाँ पे बॉल है, ये बॉल है बेटे, अपने हैंड्स को क्या कर देता है, यहाँ पे जो कैच यहाँ होना था उसको कैच को कहाँ कर रहा है, मीन्स टाइम को बढ़ा रहा है। वो क्या कर रहा है बेटे, टाइम बढ़ा रहा है, ठीक है बच्चों। जब टाइम बढ़ाएंगे देन व्हाट विल हैपन, टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt, ठीक है बेटे। जब आप टाइम बढ़ा दे रहे हैं तो फोर्स क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, ठीक है बेटे। तो इसलिए क्या है, हमें जरा भी हाथों में लगती नहीं है। लेकिन अगर टाइम नहीं बढ़ाएंगे हम, उसी टाइम उसको पका अपने हाथों को नीचे नहीं करेंगे, लोअर नहीं करेंगे, तो हमें क्या है बेटे, बहुत ज़्यादा लग जाएगी, ठीक है बेटे। अच्छा, इसके साथ ही बेटे नेक्स्ट एक्सप्लिकेशन है कि जैसे हमारी कोई कार है या कोई भी हमारा व्हीकल है, तो उसमें क्या हो जाता है बेटे, हमें क्या लगाने पड़ते हैं वहाँ पर, शॉकर, जिसको हम शॉकर्स भी बोलते हैं, ठीक है। शॉकर या शॉक एब्जॉर्बर्स बोलते हैं बेटे इसको। तो बेटे जब हमारे कोई कार हैं या बसेज हैं या स्कूटर, कोई भी बाइक है, उसमें क्या लगे होते हैं बेटे, शॉक एब्जॉर्बर्स, जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, शॉकर्स। शॉकर्स क्या है बेटे, ये स्प्रिंग जैसा लगा होता है वो, दीज आर कॉल्ड शॉक एब्जॉर्बर्स। तो बेसिकली बेटे करते क्या हैं, जैसे यहाँ पर कोई स्प्रिंग है, जैसे कोई खड्डा आ रहा है बीच में बेटे सड़क में, तो क्या होता है बेटे, जब खड्डे में क्या होता है कि शॉकर कि जो शॉक एकदम लग जाना था, उसके लिए स्प्रिंग जो शॉकर्स लगे हुए हैं वो टाइम लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं। और जैसे टाइम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो वो डिक्रीज़ हो जाएगी और हमें जो फोर्स कम लगेगी। वही बात आ गई, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt, कि dt बढ़ जाएगा, टाइम ऑफ इम्पल्स बढ़ जाएगा और फोर्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगी, हमारी घट जाएगी। तो इसलिए हमें जो है वो जर्क्स नहीं लगते हैं ड्यूरिंग द, जो बड़े बड़े खड्डे हैं बीच में वहाँ पर, ठीक है बेटे। तो वेरी इजीली इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड, कोई और भी कई एग्जांपल्स हैं बेटे इसके, है ना। आगे एक लिखा है, ए पर्सन फॉलिंग ऑन पक्का फ्लोर, कि आप जैसे एक फर्श में गिरते हैं और कहीं मिट्टी में गिरते हैं कच्चे में, तो आपको ज़्यादा नहीं लगती हैं। तो वही बात कि पक्के फ्लोर में जब आप गिरेंगे तो वही बात, टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो इम्पल्स जो वो बहुत ज़्यादा कम होगा, टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, मीन्स आपको ज़्यादा फोर्स ही लगेगी। लेकिन कच्ची जगह पर आप गिरते हैं तो थोड़ा सा वो क्या है, एब्जॉर्ब कर लेती है मिट्टी, उसको टाइम लेती है, थोड़ा सा वो नीचे धंस जाती है, तो उसकी वजह से हमें नहीं लगता है, ठीक है। तो बेटे ये हमारा और भी कई इसके एग्जांपल हो सकते हैं, देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स। तो यहाँ भी आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल आपको फोर्थ चैप्टर जो बेटे क्लियर हो चुका होगा। तो कल हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।